हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में ईसीसी नीतियां, योजना तथा कार्यक्रम। तो हम एनटीटी वाली जो सीरीज पढ़ रहे थे उसमें 4 नंबर यूनिट पढ़ने वाले हैं। भारत में ईसीसी की कौन कौन सी नीतियां आई, कौन कौन सी योजनाएं आई तथा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हमारे देश का भविष्य कौन है, बच्चे होते हैं। और इनकी देखभाल, गुणवत्तापूर्ण देखभाल करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास करना, विकास की सही सुनिश्चित दिशा देना, ये हमको सबकी देखभाल करने के लिए ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। भारत सरकार ने सभी बच्चों के कल्याण हेतु कई नीतियां, कई योजनाएं चालू की, कई कार्यक्रमों की शुरुआत की और उन्हें नए क्रियान्वयन भी किया। ये कदम एक अनुकूल वातावरण के निर्माण तथा बच्चों के उनके विकास और अधिगम प्रभावित प्रारंभिक अवस्थाओं के दौरान सुविधा हेतु मार्ग के रूप में कार्य करता है। तो आज देखने वाले हैं ईसीसी के लिए सरकारी पहल की आवश्यकता। सरकारी ये जरूरी है, सुरक्षित तथा अनुकूल वातावरण में स्वस्थ विकास तथा अधिगम के अवसरों तक सभी बच्चों की पहुंच होनी चाहिए। ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो सभी के लिए उपलब्ध हो, सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक हो, न कि केवल भारत में पूरी बल्कि पूरे विश्व में लोगों ने प्रारंभिक वर्ष को समस्त आयामों वाली सभी बच्चों के तीव्र विकास को पहलू को महसूस किया। सभी विश्व में भी मानते हैं कि विकास प्रारंभिक वर्ष में बहुत तीव्र गति से होता है। महसूस किया उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा तथा सहभागिता के बच्चों के अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाए गए। राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों की देखभाल के लेकर प्रारंभिक वर्षों में देखभाल के लिए अनेक कदम उठाए गए थे। बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक है। बच्चों के सम्मान, आवश्यकता और अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु भारत कई समझौतों को हस्ताक्षर कर रहा है। वर्षों में से सरकार बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई नीतियां, कई योजनाओं का निर्माण करते हैं। तो आगे देखते हैं नीतियां और योजनाएं कौन कौन सी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति में यह सुनिश्चित कर के लिए निर्देश करेगा कि बच्चों स्वस्थ ढंग तथा स्वतंत्रता तथा गरिमा के साथ विकसित होने के लिए अवसर सुविधाएं दी जाएगी। बच्चों तथा नव युवकों का शोषण व नैतिक व भौतिक परित्याग से संरक्षण किया जाएगा, बचाया जाएगा उनको। यह अनुच्छेद 39 में कहा गया है। प्रारंभिक वर्षों में छोटे बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल, शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर विभिन्न कार्य करे गए हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986। इसमें क्या कार्य किया गया? अपने सभी नागरिकों को कल्याण हेतु शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की। 1986 में नीति छोटे बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित थी, छोटे बच्चों के विकास पर ज्यादा केंद्रित थी। देश में प्राथमिक विकास को, शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए ईसीसी को महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखती है कि ईसीसी बहुत जरूरी है प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए। नीति मानव संसाधन विकास के लिए ईसीसी को महत्वपूर्ण भी मानती है। ये बाल केंद्रित तथा खेल आधारित ईसीसी कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर बल देती है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए, खेल आधारित हो, बाल केंद्रित हो। यह प्रारंभिक अवस्था औपचारिक विधियों का उपयोग कर 3R के परिचय को हतोत्साहित करती है, रटने के मेथड को हतोत्साहित करती है तथा ईसीसी कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों की सहभागिता की भी अनुशंसा की है, स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाए। राष्ट्रीय पोषण नीति 1986, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। तो ये बच्चों के ये 1993 में आई है, सॉरी यहाँ मिस प्रिंट हो रखा है। बच्चों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त स्वस्थ पोषण महत्वपूर्ण है। बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा तो ही उनका अच्छी तरीके से विकास हो पाएगा, ये सभी को पता है। तो देश में अल्प पोषण या कुपोषण की समस्या को निपटाने के लिए भारत सरकार ने नीति तैयार की है। नीति में बच्चों को संपूर्ण आबादी को सम्मिलित करने के लिए एकीकृत बाल सेवाओं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, आईसीडीएस की फुल फॉर्म आप देख लेना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस तथा अन्य समान कार्यक्रमों के विस्तार की जरूरत बताई। इनका तात्पर्य है कि माताओं को उनके बच्चों की वृद्धि के लिए प्रभावी पोषण का समुचित सहायता तथा जानकारी दी जाए कि उन्हें कैसा पोषण देना चाहिए। नीति राज्य सरकारों को ठोस प्रयासों का आह्वान करती है तथा पोषण मानकों को सुधार के लिए राज्य स्तरीय पोषण परिषद के गठन की सिफारिश भी करती है। आगे आई एनपीसी 2013, राष्ट्रीय बाल नीति, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण हेतु एक कदम के रूप में, प्रमुख कदम के रूप में प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में बनाया। नीति ने बच्चों के राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति घोषित किया। सभी बच्चों के लिए के स्वास्थ्य,
विकास संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करने के लिए एनपीसी 1974 को 2013 में पुनः विकसित किया गया। एनपीसी 2013 उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता को निर्वाध अधिकारों और मुख्य प्राथमिकता के रूप में पहचान करती है। इन पर बच्चों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इनका ध्यान अच्छे से रखा जाएगा। सभी बच्चों को सर्वोत्तम विकास हेतु ईसीसी की सार्वभौमिक तथा सममूलक पहुंच प्रदान करने के लिए नीति राज्यों के सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी करती है। ये नीति ये कब आई, आपको इतना याद रखना लगभग कि इसका क्या कार्य था और कब आई है। आपको शॉर्ट्स नोट्स बना लेने हैं। ये आपको पीडीएफ कलर ऐसे हाईलाइट की हुई भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013, यह नीति 2013 में अनुमोदित की गई थी। इसकी ईसीसी पाठ्यचर्या की रूपरेखा और ईसीसी के लिए मानदंडों के लिए सम्मिलित करती है। यह नीति 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए प्रतिबद्ध है। इनको पहुंचाने के लिए बनाई गई थी कि 6 वर्ष से कम आयु वाले सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था हो, में शिक्षा की सार्वभौमिक सभी के पास शिक्षा की व्यवस्था हो। नीति का दृष्टिकोण था 6 वर्ष से कम आयु बच्चों के सभी बच्चों को समग्र विकास, उसका संपूर्ण विकास हो, सक्रिय अधिगम क्षमता की उपलब्धि हेतु नींव तैयार करने, पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के लिए निःशुल्क, सार्वभौमिक, समावेशी, समान मूलक, आनंददायी और संदर्भात्मक अवसरों को बढ़ावा देना था इस नीति का कार्य। समता और समावेशन के साथ पहुंच, गुणवत्ता में सुधार हो, शिक्षा की गुणवत्ता में समता को मजबूत करना, बच्चे की अनुसंधान तथा प्रलेखन, खोज करने और प्रलेखन तथा समर्थन तथा जागरूकता का निर्माण नीति के प्रमुख क्षेत्र थे। नीति की मान्यता है कि पारिवारिक वातावरण में छोटे बच्चों को सर्वोत्तम देखभाल होती है। परिवार में ही बच्चों की सर्वोत्तम देखभाल होती है। नीति का मानना है देखभाल और संरक्षण पारिवारिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बच्चों को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जा सकेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, द नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आरंभ हुआ। कब आई थी? 2013 में। NHM सममूलकता, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सार्वभौमिक है। बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी नीति बनाई गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाया था। इस पर विचार है लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा उत्तरदायी हो। प्रमुख कार्यक्रम घटनाओं में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, प्रजनन के समय ध्यान देना, मातृत्व, नवजात शिशु का ध्यान रखना, बाल तथा किशोर स्वास्थ्य तथा संचारी और गैर संचारी रोग भी सम्मिलित हैं इस नीति के अंतर्गत। 12वीं पंचवर्षीय योजना में ईसीसी 2012 से 17 तक जीवन पर्यंत विकास की नींव डालने के लिए पंचवर्षीय योजना ने भी ईसीसी के महत्व को स्वीकारा कि ईसीसी बहुत जरूरी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 सार्वजनिक, निजी तथा स्वयंसेवी क्षेत्रों की सेवाओं में सभी माध्यमों में ईसीसी क्रमिक सुधारों क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए जरूरत पर बल देती है। इसका उद्देश्य है ICDS औपचारिक, अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के अतिरिक्त प्रशिक्षित मानव संसाधनों के साथ ईसीसी को पुनः परिभाषित करना। ये 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए विद्यालय तत्परता हस्तक्षेपों समेत 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच बच्चों के लिए आनंदपूर्ण प्रारंभिक अधिगम विधियों के साथ विकास सोचित पाठ्यचर्या की रूपरेखा में प्रवेश करने का आह्वान भी करती है। आगे देखते हैं भारत नवजात शिशु कार्य योजना INAP, इंडिया न्यू ब्रॉर्न एक्शन प्लान 2014 में आया था। देश के रणनीतिक हस्तक्षेपों के साथ रोके जा सकने योग्य नवजात शिशुओं की मृत्यु दर तथा मृत्यु प्रसव को कम करने के लिए भारत नवजात शिशु कार्य योजना 2014 में आरंभ की गई। कब आई? 2014 में। यह हस्तक्षेप 6 स्तंभों को परिभाषित करता है। कब कब देखभाल करेगा? पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव से पूर्व, प्रसव तथा प्रसव के दौरान भी देखभाल होगी। नवजात शिशु की तत्काल देखभाल होगी, जन्म के समय। स्वस्थ नवजात शिशु की भी देखभाल होगी, स्वस्थ छोटे और बीमार नवजात शिशु की भी देखभाल होगी। उत्तरजीवित से परे नवजात शिशु की भी देखभाल होगी। तो ये 6 स्तंभ है। ये आपको पूछ सकते हैं कौन कौन से स्तंभ है INAP का। इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना। आगे देखते हैं सतत विकास के लक्ष्य SDGs 2030 तक। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 वर्तमान तथा भविष्य के लोगों तथा ग्रह की शांति समृद्धि के लिए एक साझा खाका ब्लूप्रिंट प्रदान किया गया था। सतत विकास में 17 लक्ष्य हैं जो कि एक वैश्विक साझेदारी के तहत विकास तथा विकासशील देशों के तत्काल अमल में लाए जाने हैं। सतत विकास का लक्ष्य 4
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए जीवन पर्यंत अधिगम के अवसरों को बढ़ावा देना। ये भी SDG के अंदर है। भारत सरकार द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4.2 स्पष्ट करता है कि 2030 तक सभी बालिकाओं तथा बालकों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल, पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिससे कि वे प्राथमिक स्तर शिक्षा के लिए तैयार हो जाए। प्राथमिक स्तर से पहले ही पूरे प्राथमिक स्तर में ही ऐसा तैयार कर दिया जाए कि वो प्राथमिक स्तर के लिए तैयार हो। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 NPAC 2016 में नेशनल प्लान ऑफ एक्ट ऑफ चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 वर्ष 2005 में स्वीकृत कार्य योजना की जगह लेती है। पहले 2005 में स्वीकृत कार्य योजना थी। NPAC 2016 में अंतिम बच्चा पहले तक पहुंच का सेवा पर केंद्रित है और उन बच्चों को प्रथम स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है जो लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व भौगोलिक प्रतिरोध के कारण विकास में असुरक्षित हैं, इनसे पिछड़े हुए हैं। साथ ही अन्य असुरक्षित बच्चों को, जैसे गली वाले बच्चे, प्रवासी कामगारों के बच्चे, सेक्स कर्मियों के बच्चे और जो HIV या एड्स के अन्य रोग से ग्रस्त हो, उनको भी ध्यान रखा जाएगा। NPAC 2016 में सभी बच्चों के लिए जीवित रहने के लिए आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण और सहभागिता के अधिकारों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। कौन कौन से लक्ष्य रखती है? आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण, सहभागिता के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। ये बच्चों के अधिकार सुनिश्चित तथा उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम विकसित करने हेतु सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक रूपरेखा प्रदान करती है। ये कार्यक्रम बच्चों की सहायता, उनकी संपूर्ण उत्तरजीविता, कल्याण, संरक्षण तथा विकास की सुनिश्चितता हेतु समुदाय और परिवारों को मजबूत करने के महत्व में भी संज्ञान लेती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP 2017 में आई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 तथा 2002 में तैयार की गई थी। नवीनतम NHP का आरंभ 2017 में हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य में निवेश करना, बड़े बड़े लोगों को स्वास्थ्य में निवेश करना, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का संगठन, रोगियों की रोकथाम, जो भी रोग हो रहे हैं उनकी रोकथाम करना और अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहन जैसे क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणाली को आकार देना। ये नीति तकनीकी तक पहुंच, मानव संसाधनों का विकास करने, चिकित्सीय बहुलवाद प्रोत्साहन, ज्ञान आधार निर्मित करने, बेहतर वित्तीय संरक्षण नीतियां विकसित करने, नियमन स्वास्थ्य सुनिश्चित का प्रयास करती है। सभी आयु वर्गों पर सभी के लिए स्वास्थ्य के उत्तम संभव स्तर, कल्याण की प्राप्ति की अच्छी गुणवत्ता, पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच नीति का उद्देश्य है। यह आपको उद्देश्य ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान भी कहते हैं, इससे 2018 में आया था। PSHAN अभियान भी कहते हैं और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं। 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्ति की सुनिश्चितता कि भारत को 2022 तक कुपोषण से मुक्ति दिलवाना है। दृष्टि रखते हुए मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू जिले से पोषण अभियान का आरंभ किया गया। पोषण अभियान 2018 में आया, ऐसे याद रखना। और ये भारत में 2022 तक कुपोषण को खत्म करने की बात कही गई है और इसको ध्यान में रखते हुए मार्च 2018 में शुरू किया गया था राजस्थान के झुंझुनू जिले से। इसका लक्ष्य क्या है देखते हैं। विभिन्न पोषण संबंधी योजनाओं में सम्मिलन को सुनिश्चित करके अल्प पोषण तथा अन्य संबंधी समस्याओं के स्तर को कम करना है। अल्प पोषण, रक्ताल्प, छोटे बच्चे व महिलाओं और किशोर बालिकाओं के बीच तथा निम्न जन्म दर की रोकथाम, समग्र विकास तथा गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण को सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य था। यह आप देख सकते हो कार्यक्रम और आगे योजना देखने वाले हैं। आगे है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS 1975 में आई थी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम 1975 में भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS आरंभ की। ये एक अनूठा तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल के लिए विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और ये 0 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शामिल करता है। 0 से 6 वर्ष के बीच में जो भी है, ये गर्भवती महिलाओं का तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं की जरूरतों को भी पूरा करता है। इसमें 6 सेवाएं शामिल है। पूरक पोषण, पहले पोषण, पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण भी शामिल है, स्वास्थ्य जांच की भी शामिल है तथा निर्देश परक सेवा भी शामिल है। इस योजना के उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष के आयु बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना। जो भी बच्चे 0 से 6 आयु में उनका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, उनको स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, अच्छा पोषण देना, बच्चों को समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना बच्चों के लिए।
मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण तथा विद्यालय छोड़ने की घटनाओं को भी कम करना है। बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य नीति तथा क्रियान्वयन को प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना तथा समुचित पोषण स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखरेख करने की माताओं की क्षमता में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील भी कहते हैं इसमें, MDMS 1995 में आई थी। यह यदि वास्तविक में किस लिए आई थी, ताकि बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाए, उन्हें खाना मिलता रहे, बुक्स किताबें मिलती रहे, तो वह बच्चे स्कूल इसी वजह से आते रहें और ड्रॉप आउट दर को कम किया जा सके। सारे देश में सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकायों के विद्यालय शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक व नवाचारिक शिक्षा केंद्रों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पोषण की सुविधा की गई थी। सुधार के 1995 में मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था नामांकन धारण, मतलब नामांकन ज्यादा से ज्यादा हो तथा उपस्थिति में वृद्धि हो, बच्चे रोज आए कि खाना मिलता है स्कूल में अच्छा, इसीलिए पोषण स्तर में भी सुधार होगा। साथ ही साथ अक्टूबर 2007 में इस योजना में उच्च प्राथमिक कक्षाओं अर्थात कक्षा 6 से 8 तक, पहले ये शुरू की गई थी तो 5 क्लास तक की थी, पहली से 5वीं तक, और छोटे सभी बच्चों के लिए। और अब इस 2007 को इसको 6 से 8 तक भी शामिल कर लिया गया था, इसका विस्तार कर दिया गया। जननी सुरक्षा योजना JSY, जननी सुरक्षा योजना JSY 12 अप्रैल 2005 को आरंभ की गई थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है कि बच्चों को जितनी ज्यादा माताओं का ध्यान रखा जाएगा। इसका उद्देश्य है निर्धन गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन द्वारा मातृत्व तथा नवजात शिशु मृत्यु को कम करना। कई जगह प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते हैं टाइम पे, तो ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना ताकि वो हॉस्पिटल जाए, निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था की गई थी। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, भारत सरकार ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं तथा बीमार नवजात शिशु को पूर्णतः निःशुल्क तथा कैशलेस सेवाएं प्रदान करने के लिए 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक नवाचारिक पहल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आरंभ किया है। ये बाल स्वास्थ्य जांच, प्रारंभिक हस्तक्षेपी सेवाओं की परिकल्पना करता है, प्रारंभिक पहचान के एक व्यवस्थित उपागम है तथा देखभाल, सहायता तथा उपचार से संबंधित है। इसमें 18 से कम आयु के बच्चों में संभावित 30 स्वास्थ्य स्थितियों की समुच्चय को प्रारंभिक खोज प्रबंधन शामिल है। ये स्थितियां मुख्य रूप से जन्म के समय दोष होना, बच्चों में रोग, कमी से संबंधित परिस्थितियां, दिव्यांगता सहित विकासात्मक विलंबन, 4D का मतलब डेफिसिट एट बर्थ, डिजीज इन चिल्ड्रन, डिपेंडेंसी कंडीशंस और डेवलपमेंट डिलेस इंक्लूड डिसेबिलिटीज, यानी 4DS। बाल स्वास्थ्य जांच तथा प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवा का उद्देश्य दिव्यांगता की सीमा को कम करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, सभी व्यक्तियों को उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति योग्य भी बनाना था। एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS 2009 में आई थी। एकीकृत बाल संरक्षण योजना का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों तथा अन्य असुरक्षित बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। उसका समग्र शिक्षा अभियान SSA 2018 में आया था। यह पूर्व प्राथमिक विद्यालयों से लेकर कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा हेतु भारत सरकार ने 2018 में समग्र शिक्षा अभियान SSA आरंभ किया। ये योजना विद्यालय में पूर्व प्राथमिक, मतलब प्राथमिक से पूर्व विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के एक सतत के रूप में देखती है। इसका उद्देश्य पूर्व प्राथमिक विद्यालय में उच्चतर माध्यमिक तथा समावेशी और सम्मानमूलक गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा अभियान पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार करता है तथा मौजूदा पढ़े भारत कार्यक्रम को एक नाजुक घटक के रूप में मान्यता देता है। योजना पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में साफ सफाई की सुविधा समेत सुरक्षित तथा संरक्षित बुनियादी ढांचे पर बल देती है। यह विकासोचित पाठ्यचर्या, अधिगम गतिविधियों, शिक्षा शास्त्रीय अभ्यासों तथा आंकलन तथा शिक्षकों को व्यावसायिक विकास, सामुदायिक सहभागिता और वचनबद्धता पर जोर भी देती है। पढ़े भारत बड़े भारत योजना भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के प्रारंभिक स्तरों, विशेष रूप से कक्षा 1 तथा 2 के प्रारंभिक भाषा साक्षरता, प्रारंभिक संख्यात्मकता के आधारभूत अधिगम के सुधार करने, बढ़ावा देने के लिए 2014 में आरंभ की गई। ये स्लोगन था, पढ़े भारत बड़े भारत। कामकाजी माताओं के बच्चों की राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह की योजना। कामकाजी महिला जो अपना काम करती है महिलाएं,
उनके बच्चों के लिए शिशुगृह असंगठित तथा असंगठित तथा संगठित दोनों ही क्षेत्रों में सभी सामाजिक आर्थिक समूह के मध्य कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण दिन भर की देखभाल सुविधा प्रदान करने तथा शिशुगृह की स्थापना करने हेतु सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना का आरंभ किया गया। ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देखभाल तथा सेवाएं प्रदान करती थी। अपना काम करने के लिए जाने से पहले बच्चों को वहाँ पहुँचा दिया जाता था, वहाँ छोड़ दिया जाता था और वो दिन में वहाँ के लोग ध्यान रखते थे, उसकी सारी खेलने पीने खाने की सभी व्यवस्था होती थी और वापस काम करके आने के बाद उन्हें लाया जाता था। तब तक पूरा ध्यान इसी शिशुगृह में योजना के तहत रखा जाता था। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अंतर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा निर्देश ये 2017 में आया था। भारत सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अंतर्गत क्रेच की स्थापना की। संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा निर्देश भी दिए। अधिनियम के तहत 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में क्रेच की सुविधा अनिवार्य होती है। क्रेच में बच्चों को रखा जाता है। 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रेच की स्थापना की। संचालन तथा इन क्रेच की गुणवत्ता को मानकीकरण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना। क्रेच में प्रत्येक बच्चे को संपूर्ण विकास और देखभाल की सुनिश्चितता होती है। ध्यान रखा जाता है प्रत्येक बच्चे का स्थान, समय, आधारभूत ढांचे, उपकरण, स्वास्थ्य, पोषण सेवाएं, सुरक्षा, संरक्षण, प्रशिक्षित मानव संसाधन, माता पिता की व्यवस्था तथा अन्य मानदंडों के बारे में व्याख्या भी की गई थी। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है और छोटे बच्चों और उनके माता पिता को सर्वोत्तम हितों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। कुछ मानकों को ऐसे समूह में वर्गीकृत किया गया जिनमें बदलाव संभव नहीं था, जबकि कुछ वरीयता युक्त मानक ऐसे जिनकी आवश्यकता और स्थिति के अनुसार समीक्षा की जा सके और बाद में बदलाव भी अपनाया जा सकता है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा, कैरिकुलम फ्रेमवर्क, शैक्षणिक संस्थानों को अध्ययन के एक निश्चित स्तर होना चाहिए। क्षेत्र के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, शिक्षण शास्त्र, प्रतिफल के विषय में मार्गदर्शन हेतु कुछ सरकारी निकायों को पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रारूपण और निर्माण हेतु उत्तरदायित्व सौंपा गया था। पाठ्यचर्या की रूपरेखा में वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हेतु एक निश्चित स्तर पर बच्चों को दिए जाने वाले समस्त अधिगम अनुभवों को निर्देशित करने के लिए व्यापक संगठित दिशा निर्देश और मानदंडों के समुच्चय के रूप में वर्णित किया जा सकता है कि कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे अनुभवों के आधार पर किस तरह से पढ़ाया जाना है। इसके दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ये आकलन प्रक्रिया सहित बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में दिशा निर्देश करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा एनसीएफ 2005 के बारे में। आज इसे डिटेल से पढ़ते हैं। यह आपको एनटीटी, पीआरटी, एसबी के लिए केवीएस में सभी जगह हेल्पफुल रहेगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र एनसीईआरटी। यह आपने सुना है, इसकी फुल फॉर्म देख लो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करती है जो कि भारत में विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या विकास तथा शिक्षण अभ्यासों के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। इसके संदर्भ में ईसीसी के संदर्भ में रूपरेखा छोटे बच्चों को उनके शारीरिक शरीर से संबंधित, संज्ञानात्मक दिमाग से, सामाजिक समाज से, संवेगात्मक इमोशन सहित समग्र विकास हेतु देखभाल, अवसर, अनुभव प्रदान करने का समर्थन करती है कि इस अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए। ईसीसी को औपचारिक विद्यालय शिक्षा की तैयारी के रूप में स्वीकार करती है और ईसीसी खेल आधारित विकासोचित पाठ्यचर्या का समर्थन भी करती है। एनसीएफ में यह भी कहा गया है ईसीसी बहुत जरूरी है बच्चों के प्राथमिक स्तर के तैयार करने के लिए और इनका अच्छे से विकास करने के लिए खेल आधारित विकासोचित पाठ्यक्रम का भी समर्थन करती है। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2013 ईसीसी 2013 कैरिकुलम फ्रेमवर्क देख लो। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2013 एक महत्वपूर्ण तथा व्यापक मार्गदर्शन दस्तावेज है। इसका उद्देश्य है पूरे देश में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में गुणवत्ता उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। शिक्षा में अच्छी गुणवत्ता हो, बाल्यावस्था में बच्चों की देखभाल अच्छी हो, उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जाए। ये जरूरी, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर पूरे प्राथमिक वर्षों तक सभी बच्चों को समृद्ध प्रारंभिक उद्दीपन तथा गुणवत्तापूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने का इरादा रखती थी। ऐसा होना चाहिए, इनका मानना था। ये बच्चों के समग्र विकास तथा अधिगम पर बल देती है। बच्चों का पूर्ण विकास होना चाहिए, अधिगम पर भी बल देती है। इनका उद्देश्य अनुकूल वातावरण का निर्माण करना चाहिए। बच्चों के विकासात्मक तथा संदर्भात्मक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकता आधारित इनपुट भी प्रदान करना चाहिए। ईसीसी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की रूपरेखा माता पिता, परिवार, समुदाय की सहभागिता के महत्व को स्वीकार भी करती है। ईसीसी के विभिन्न सेवा प्रदाता कौन कौन से संगठन हैं जो भारत में ईसीसी की सेवा, भारत में सरकारी, निजी, गैर सरकारी संस्थाओं, विभिन्न संगठनों द्वारा ईसीसी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र जैसा कि आपने
हमने पढ़ा ही है पिछले और सभी छोटे बच्चों को देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण तथा अधिगम अनुभव तथा शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए, अभी पढ़े हैं। 1975 में आरंभ हुई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ईसीसी प्रदान करने के लिए अध्यादेशित विकास का विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम में से एक है। ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और निजी क्षेत्र में ईसीसी सेवा प्रदाताओं में से हैं। इसमें स्टैंड एलोन पूर्व प्राथमिक विद्यालय, स्व स्वामित्व वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय, फ्रेंचाइज शामिल हैं। देश में यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन विद्यालयों की पहुंच तेजी से बढ़ रही है। गैर सरकारी क्षेत्र ईसीसी सेवा स्वयंसेवी गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी प्रदान की जा रही है। ये बड़े पैमाने पर न्यासों, सोसाइटी, धार्मिक समूह द्वारा संचालित की जाती हैं तथा सरकारी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों द्वारा भी चलाई जाती है। इन सभी सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों को सुसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है। संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे राज्य के सेवा प्रतिपादन मानकों व मानदंडों के नियमों के अनुरूप कार्य करें। आज हमने सीखा है, क्या क्या सीखा है वो वापस रिवाइज कर लेते हैं। देश में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न नीतियां कार्यक्रम तैयार किए थे, जिनमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या कहा छोटे बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है और ईसीसी को देश में प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखती है। देश में अल्पपोषण तथा कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में सभी बच्चों के स्वस्थ विकास संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध को पुनः पुष्टि करती है। ये उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, संरक्षण, सहभागिता के प्रत्येक बच्चे को निर्विवाद अधिकारों के रूप में पहचान करती है। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सार्वभौमिक पहुंच के लिए प्रतिबद्ध है। निःशुल्क, सार्वभौमिक, समावेशी, सम्मानमूलक, आनंदपूर्ण तथा नींव डालने तथा पूर्ण क्षमता की प्राप्ति हेतु संदर्भात्मक अवसरों को प्रोत्साहन दिया की नीति की दृष्टि से 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए के समग्र विकास तथा सक्रिय अधिगम क्षमता की प्राप्ति करने का है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 सभी बच्चों के लिए उत्तरजीविता, आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण, सहभागिता अधिकारों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती हैं। 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्ति की सुनिश्चितता की दृष्टि रखते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान 2018 में आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सम्मानमूलक, सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा को सार्वभौमिक पहुंच पर भी विचार करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का संगठन, रोगों की रोकथाम, अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों के स्वास्थ्य प्रणाली को आकार देना, देश के रणनीतिक हस्तक्षेपों के साथ रोके जाने सकने योग्य नवजात शिशुओं की मृत्यु तथा मातृ प्रसव के कम करने के लिए 2014 में भारत नवजात शिशु कार्य योजना 2014 में आरंभ की गई थी। 1975 में आरंभ एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 0 से 6 आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल विकास हेतु एक अनूठा कार्यक्रम भी है, जिसमें पूरक पोषण होता है, प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य संबंधी जांच, निर्देश परक सेवा भी शामिल है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों के साथ अन्य सुरक्षित बच्चों की सुरक्षित वातावरण निर्माण करना। सारे देश के सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकायों के विद्यालय शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक व नवाचारिक शिक्षा केंद्रों के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना मध्याह्न भोजन योजना का लक्ष्य था। जो कामकाजी माताओं के लिए बच्चों की राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह की योजना लाई गई थी। 0 से 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रेच की स्थापना करने हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अंतर्गत क्रेच की स्थापना की गई और इससे संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा निर्देश भी दिए गए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 छोटे बच्चों के लिए उनके समग्र विकास हेतु देखभाल, अवसर, अनुभव प्रदान करने पर बल देती है। सरकारी, निजी, गैर सरकारी क्षेत्रों में इस चीज की विभिन्न सेवा प्रदाते हैं। यह था आपका 4 नंबर चैप्टर। या आप पहले क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अबाउट में भी लिंक है और आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। यह आपको एनटीटी में D+SB की एनटीटी वैकेंसी आती है, पीआरटी में और चंडीगढ़ पीआरटी में, जहाँ भी जाओगे आपको हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है, इसे डिटेल्स से करवाया गया है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें, वरना फालतू में वीडियो नहीं देखें। आप वास्तविक तैयारी करना चाहते हो तो ही वीडियो देखें, तो ही चैनल को